नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में। तो रिसेंटली एक एनर्जी फोरम उसकी मीटिंग हुई है, तो उसका नाम है इंडिया एनर्जी फोरम मीट। ये इंडिया में होती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ बातें बोली हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में, इसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी को लेकर, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग है ग्लोबल मार्केट में उसके बारे में यहाँ पर बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है ना बात कर रहे हैं कि उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी पूछे जाने चाहिए, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बताई गई है हमारे पावर सेक्टर की वो इतनी बढ़िया नहीं है। ओके, हम अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, थर्मल पावर प्लांट्स की, जहाँ से ट्रांसमिशन होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, तो इतनी बढ़िया ट्रांसमिशन, इतनी बढ़िया सिचुएशन अभी को देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि हम सोलर पावर को आगे आने वाले समय में एनहांस करेंगे। हमारा टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है हम वो रीन्यूएबल तरीके से बनाएंगे। ओके, जिसमें सोलर पैनल यूज होंगे, विंड एनर्जी यूज होगी, और भी वेरियस टेक्निक्स हम यूज करेंगे ओके रीन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पहले से ही हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड चल रहा है पावर प्रोड्यूस करने का, तो उनका क्या हाल है? वहां पर जो ये फैसिलिटीज है, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है टाइम पर। ओके, साथ ही साथ दिवालिया हो रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर एक बीमारी की तरह जो है ना फाइनेंशियल एसेट को डील कर रही है गवर्नमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर इन चीजों को भी हमें जो है ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन करना होगा कि कैसे हम सही कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है फंडिंग, अच्छी फंडिंग। तो अगर इंडिया की बात करें तो अभी आने वाले समय में जो एनर्जी की कंजप्शन है और बढ़ने वाली है, ये दिन ब दिन बढ़ेगी। जिस हिसाब से पॉपुलेशन राइज होगा उस हिसाब से कंजप्शन भी राइज होगी और एनर्जी की कंजप्शन भी राइज होगी। ओके, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो अगर आगे बात करें तो अगर कैपेसिटी की बात करें, रीन्यूएबल पावर कैपेसिटी की, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रेसिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सतर्क है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में। कि मतलब हमें अभी डिपेंडेंसी कम करनी है ओके थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर। तो हमें कोशिश करनी है कि रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करें। तो लास्ट के डिस्कशंस में मैंने अच्छे से इसको भी समझाया था, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी। ओके, तो आप पिछले आर्टिकल्स भी जो है लास्ट लेक्चर के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम फिलहाल बात करेंगे पावर सेक्टर की, कि जहाँ अगर हम इसको एज ए कंपेयर करें जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ओके कन्वेंशनल जहाँ से हम पावर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये अभी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अभी के लिए सब ऑप्शनल है। ओके, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे इनकी जो ग्रिड सिक्योरिटी वो बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जो हमारे जो कन्वेंशनल पावर सेक्टर्स हैं उनको भी अभी ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार कह रही है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको हम लिंक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कन्वेंशनल पावर के साथ, जो कि आने वाले समय में जो डिमांड है ना उसकी हम पूर्ति कर सके और सस्ती बिजली जो है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का 2400 घंटे जो है वो हम प्रोवाइड कर सके अपनी पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो कॉस्टिंग आएगी, जो खर्चा आएगा इसी इंटीग्रेशन का, तो वो कॉस्ट अभी कहाँ पर है वो कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये दागा गया है। ओके, इसके अलावा बात की गई है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप थर्मल पावर प्लांट्स को आप बंद कर देंगे, ओके, जब पीछे धकेल देंगे टू फीड सोलर और विंड पावर, ओके, अगर आप इनको प्रमोशन दे रहे हो तो इनको बैक कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थर्मल प्लांट्स को जितनी भी वहां से बिजली पैदा हो रही है उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। ओके, उनकी जितनी भी अवेलेबल कैपेसिटी होगी। हालांकि अगर आप जीरो पावर भी ड्रॉ कर रहे हो तब भी आपको उनको जो है पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं उनके आंसर में। देखो, कोई भी चीज नई चीज आती है ना तो एक ही झटके में वो ओवरऑल सभी जगह नहीं फैलाई जा सकती, उसको समय लगता है। अगर हम सोलर एनर्जी की भी बात करें, अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी ये धीरे धीरे होगा। अभी अगर 175 गीगावाट का टारगेट भी है तो जरूरी नहीं कि वो पूरा हम अचीव कर लेंगे, लेकिन टारगेट रखा है तो उससे कम तो जाएंगी। ओके, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 के आसपास, तभी मतलब बहुत तरह का मजाक उड़ा था उस समय भी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। ओके, उस समय की जो अपोजिशन थी उन्होंने भी बहुत मजाक उड़ाया था कि ये कंप्यूटर्स जब आ जाएंगे तो जो वही खाता जो मैनुअली लोग करते हैं उनकी जॉब्स चली जाएंगी, और भी बहुत तरह की जो है ना वहां पर
क्रिटिसिज्म किया गया था उसका। तो आज देखिए कंप्यूटर कितनी जो है अहम जरूरत बन गया है। अगर उस समय ऑपोजिशन की मानकर अगर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को नहीं लॉन्च किया जाता इंडिया में, यही सोचकर कि जॉब्स चली जाएंगी, ओके, लोगों का नुकसान होगा, ओके, तो फिर आज हम कहाँ होते। तो यही चीज हर एक सेक्टर में लागू होती है, धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे जो है वो अपना एक जो है हस्ती है वो बनाती है, ओके, धीरे धीरे हर एक चीज विजिबल होती है। तो यहाँ पर जो आगा जो सवाल दागा गया है वो है कि जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के ऊपर, ओके, तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जब भी ट्रांसमिशन होती है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है, वहां से वायर्स के थ्रू और खंभों के थ्रू जो ट्रांसमिशन दी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के 100 200 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी बिजली ना रास्ते में ही खत्म हो जाती है वहां तक पहुंचाने में। मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बिजली लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है, उसका रीजन होता है कि जो वायर्स हम यूज करते हैं ना, उनकी लेंथ की वजह से, उनके साइज की वजह से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से, ओके, और उनके मटेरियल की वजह से, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये चारों जो फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है तो उतने पैमाने पर वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी, उसका जोर ज्यादा लगता है और जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है, ओके। हालांकि अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है ना घरों तक, उस हिसाब से अगर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी ट्रांसफर हो जाए ना, तो जितना भी बिल आता है, कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट, वो आधी से भी कम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक सुपर कंडक्टिविटी का मटेरियल चाहिए, जो कि ऐसा मटेरियल हो जो जीरो रेजिस्टेंस पे काम करे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर, बिना किसी ज्यादा एनर्जी की खपत की है, ओके। जितनी मतलब सोर्स से तुरी है उतनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, फिर जो भी कॉस्ट होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी, ओके। और टाइमली जो है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, पावर मिलती रहेगी, और 24 घंटे बिजली प्रोवाइड होगी, ओके। तो ये प्रेशर जो होता है सरकारों के ऊपर, या फिर जो कंपनी जो डेट के अंदर चली गई हैं, दिवालिया हो गई हैं, वो सब सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि उसकी रिसर्च के बारे में क्या किया है, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आप रिसेंटली अभी मेथड जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि आप बोल रहे हो कि सुपर कनेक्टिविटी मटेरियल जो है हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की एम्बिएंट टेम्परेचर्स के ऊपर, मतलब कि टेम्परेचर जितना मर्जी हो उसके मटेरियल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा, चाहे अंडर हाई प्रेशर हो, ओके, जिसको हम यूटिलाइज कर सके कि सोलर पावर को जो है हम ट्रांसमिट करें। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है वेस्टर्न सहारा, सपोज करो वेस्टर्न सहारा से 3 PM वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने भेजी है और इंडिया पहुंची है 7:30 बजे तक, ओके, तो कंजप्शन के लिए। ये तब की बात कर रहे हैं जब ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा सोलर जनरेशन जो फेल हो जाएगा, जो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई मटेरियल आपने खोजा है कि जो ऐसे ट्रांसमिट कर दे पावर को? तो देखो कितना लंबा डिस्टेंस है सहारा से इंडिया तक, ओके। अगर हम पहुंचाएंगे भी तो कितना टाइम लगेगा, पहली बात। तो अगर ये पहुंचेगी भी, इतना लंबा डिस्टेंस तय करते, तो बिजली बहुत कम पहुंचेगी, आधी तो रास्ते में जो है खत्म हो जाएगी। तो यहां पर यही बात बोल रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला है। इसके बाद बात की जा रही है कि एक प्रोजेक्ट की बात हुई थी रिसेंट टाइम में कि अंडर सी केबल बिछाई जाएंगी बल्क पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। तो उसके पीछे में क्या इकोनॉमिक्स है, क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है, उसके बारे में भी अभी बात नहीं हो रही। इसके अलावा जो हमने प्रोग्रेस की है कोल गैसिफिकेशन में मामले में, ओके, तो यहां पर जो हम बात करते हैं कि हम लो कार्बन फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओके। तो इंडिया को हम क्या रास्ते जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, ओके, आने वाले समय में। सो कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब कोयले से गैस बनाई जाएगी, तो उसको यूज करेंगे गैस को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोला जब यूज करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट्स में, तो वो उसकी जो फ्लाई ऐश होती है वो एनवायरनमेंट को खराब करती है, ओके। तो उस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए हमें यहाँ पर कोयले की गैसिफिकेशन, अभी इसका प्रोजेक्ट है, अभी ये हुआ नहीं है, ओके। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है। यहाँ पर बातें हुई थी लास्ट टाइम, ओके। और आगे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम की बात करें, ये इंडिया ने कहा था, ओके, भारत सरकार ने कहा था कि हम अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे थोरियम के बिहाफ के ऊपर, ना कि यूरेनियम के बिहाफ के ऊपर। तो उसके बारे में अभी क्या प्रोग्रेस हुई है, ओके। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है। देखो बातें सरकारें बहुत कर जाती हैं, रोज का रोज मतलब नई स्कीम आ जाती है, ओके, रोज नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। तो ये रोज रोज नई बातें जरूर होती हैं, लेकिन पीछे पीछे ना क्या हो जाता है, क्या रह गया, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे
जो सिक्किम का जो पहला एयरपोर्ट बनाया गया, ओके, इसको बोला गया कि ये 100वां एयरपोर्ट है भारत का। ओके, तो वहां पर बड़ी बातें बोली गई तब की, मतलब देखो कितनी जल्दी से हमने जो है पिछले 67 सालों से, 67 ईयर से जो है सिर्फ 67 एयरपोर्ट्स ही बने हैं पूरे इंडिया में। तो देखो हमारी सरकार आते आते ऐसे क्वेश्चंस किए गए थे उस समय कि इतने जल्दी जो है हमने प्रोग्रेस की है, तो अभी वो हो गया ना, सब कुछ हो गया, अभी वो एयरपोर्ट बंद हो गया है। कहने का मतलब जो चीजें एक बार न्यूज में आ जाती हैं दोबारा उसको एनालिसिस नहीं किया जाता कि उसका अभी क्या सिचुएशन है। इसी तरह से बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं, जैसे न्यूक्लियर डील बहुत बड़े पैमाने पर फेमस हुई थी 2006-7 के आसपास। ओके, तो अभी यहाँ पर थोरियम बेस के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात की गई थी। उसके अलावा हमारी डील हुई थी यूएस के साथ, वहां पर भी न्यूक्लियर डील हुई थी, वहां पर बात हुई थी कि रिसर्च करेंगे हमारे साइंटिस्ट फ्यूजन रिसर्च के ऊपर। ओके, तो वहां पर हमने अभी तक क्या हासिल किया है? ओके, ये सभी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर अभी भी चाहिए। ओके, क्योंकि बातें चली जाती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज में होते हैं उनका सोल्यूशन जो है ना वो समय के हिसाब से लोग भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे नागरिक हैं, अगर अच्छे तरीके से आप देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो पास्ट में सरकार बोलती है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना जरूर बनता है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।